गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। अगर कोई मेरी गाड़ी चला रहा हो, मेरी बाइक चला रहा हो और उससे एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा, आज के हमारे वीडियो का यही टाइटल है। बड़ा महत्वपूर्ण टाइटल है। अक्सर हम उदारता में, दयालुता में अपने किसी रिश्तेदार को, दोस्त को, मित्र को, परिचित को अपनी बाइक या गाड़ी चलाने के लिए दे देते हैं और उससे कोई दुर्घटना हो जाती है। तब ऐसी दशा में क्या परिणाम होंगे, क्या कानूनी सजा के प्रावधान होंगे, क्या आप निर्दोष बच जाएंगे या आपको भी जेल और सजा और जुर्माना होगा, इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे। ऐसी दशा में क्या जिसको आपने गाड़ी चलाने के लिए दी है सिर्फ उसे ही सजा होगी या पुलिस आपके घर भी हथकड़ी लेकर आ जाएगी? क्या आपकी गाड़ी से जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसको करोड़ों का मुआवजा आपको देना होगा या बीमा कंपनी अदा करेगी? इस प्रकार के मामले में ऑनर की क्या लायबिलिटी होगी और मोटर यान अधिनियम 1988 में क्या कड़े नियम और सजा के प्रावधान दिए गए हैं, आज इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं आपको कानूनी जानकारी दूंगा। ये समस्त कानूनी जानकारी मैंने डिजिटल ई बुक के अंदर रिटर्न तौर पे आपके लिए तैयार करके रखी है। डिजिटल ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसे खरीद भी सकते हैं। अब मैं आपको आगे की जानकारी उसी डिजिटल ई बुक के अंदर से देता हूं। आइए सर, लेट्स गो। अगर आप एक वाहन मालिक हैं या आप एक्सीडेंट क्लेम केस की प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप विधि के छात्र हैं या आपने नई नई वकालत शुरू की है तो आज का वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो तो इन बातों को जानते हैं, जिन्होंने अभी अभी वकालत की दुनिया में अपना कदम रखा है या एक आम नागरिक भी है तो उसके लिए भी बड़ा उपयोगी वीडियो है। अब मैं आपको इसके शुरुआत में प्रतिनिधित्व, दायित्व और कानूनी सिद्धांत पे आपको बता दूं कि दोस्तों, सबसे पहले कानून का एक बुनियादी नियम है, एक बुनियादी सिद्धांत है जिसे हमें समझना चाहिए कि मालिक की जिम्मेदारी क्या होगी। मालिक बड़ा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन उसी के नाम होता है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 168 के तहत जब भी कोई दुर्घटना होती है तो क्लेम ट्रिब्यूनल कोर्ट ड्राइवर के साथ साथ वाहन के पंजीकृत स्वामी को भी पक्षकार बनाता है। 166 में क्लेम याचिका पेश की जाती है। दीवानी और हर्जाने के मामले में कानून का एक स्थापित नियम है रिस्पोडेंट सुपीरियर। रिस्पोडेंट सुपीरियर यानी वरिष्ठ या मालिक को जवाब देना होगा। यदि आपकी गाड़ी से किसी को चोट लगती है, इसमें धारा 180, धारा 181 और धारा 196 मोटरयान अधिनियम 1988 की महत्वपूर्ण है, जिसमें मैं आपको अभी आगे जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं जिसमें सजा के और जुर्माने के प्रावधान दिए गए हैं। यदि आपकी गाड़ी से किसी को चोट लगती है या किसी की मृत्यु होती है तो भले ही आप उस समय गाड़ी में मौजूद ना हो, मतलब आपने किसी को चलाने के लिए दे दिए तो आप तो घर बैठे हुए और उससे कोई दुर्घटना हो गई, तब ऐसी दिशा में मुआवजे का भुगतान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी कानूनन तौर पर आपकी और आपकी बीमा कंपनी की ही बनती है। पीड़ित पक्ष सीधे वाहन स्वामी के खिलाफ हर्जाने का दावा ठोक सकता है। अब यहां सवाल ये उठता है कि यदि आपका बीमा ही नहीं है तो आपको सर जेब से भी देना पड़ सकता है करोड़ों का भुगतान। इस पर भी मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं। भाग 3 हम देख लेते हैं। आप जब भी गाड़ी अगर आपके नाम से है, रजिस्ट्रेशन आपके नाम से है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स रखना होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, रजिस्ट्रेशन, ये बाइक में अमूमन रहता है। और यदि आपकी गाड़ी कोई लंबे टूर पर चलती है, बस है या लोडिंग वाहन है, तो फिर परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट ये भी होना सर जरूरी है। यदि ये आपके पास मौजूद है तो आपको कहीं ना कहीं इसका पूरा लाभ मिलता है। और यदि कोई दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना हो भी जाती है और विपक्षी पार्टी मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत क्लेम याचिका लगा भी देती है, तब ऐसी दशा में बीमा कंपनी को भुगतान करना होता है। लेकिन आप मुसीबत में फंस सकते हैं यदि आपके पास इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो, क्योंकि बीमा कंपनी तुरंत ये हाथ ऊंचे करके कहेगी कि ये बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है, हम इसमें भुगतान नहीं करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि एक जजमेंट है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध स्वर्ण सिंह 2004 का लैंडमार्क जजमेंट है। भुगतान करो और वसूलों का सिद्धांत यहीं से उपज कर आया है और अभी 2026 तक कई जजमेंट्स का हवाला भी दिया गया है। उसमें यह बताया गया है कि यदि कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई जाती है तो न्यायालय आदेश करती है बीमा कंपनी को कि आप पीड़ित को भुगतान करें और गाड़ी मालिक से वसूलें। तब भी आप फंस जाएंगे, आप बच नहीं पाएंगे, इसलिए आप डॉक्यूमेंट्स कम से कम कंप्लीट करके रखें। अब हम देखते हैं भाग 3, कब गाड़ी मालिक सीधे जेल जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है सर, क्रिमिनल लाइबिलिटी एंड कंडीशंस। अब बात करते हैं सर सबसे पहला डर कि क्या गाड़ी मालिक जेल जाएगा। क्या गाड़ी मालिक को जेल भी हो सकती है?
कानूनन आपराधिक मामलों में जिम्मेदारी सिर्फ उसी की होती है जिसने अपराध किया है, यानी ड्राइवर की। लेकिन 3 ऐसी परिस्थितियां हैं जहां गाड़ी मालिक सीधे लपेटे में आता है और जेल जा सकता है। कौन कौन सी परिस्थितियां? नंबर 1, बिना लाइसेंस वाले को गाड़ी देना। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने गाड़ी दी है तो उसके पास लाइसेंस होना जरूरी है। अगर आपने अपनी बाइक किसी ऐसे व्यक्ति को दी जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या वह नाबालिग है, 18 साल से कम उम्र का है, तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 180 के तहत आप पर मुकदमा चलेगा और आपको 3 महीने तक की जेल या 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। नंबर 1 बात हो गई। नंबर दूसरी बात है शराब पिए हुए व्यक्ति को गाड़ी सौंपना। आप जानते हैं कि नशे में धुत है, आपने गाड़ी उसको दे दी चलाने को। यदि आपको पता था कि सामने वाला नशे में है फिर भी आपने चाबी दे दी तो आप पर उकसाने का मामला बन सकता है। नंबर तीसरा पॉइंट है गाड़ी का बीमा ना होना। अगर आपकी गाड़ी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है और एक्सीडेंट हो जाता है तो कोर्ट जो भी लाखों करोड़ों का मुआवजा तय करेगा वह सीधी आपकी संपत्ति कुर्क करके वसूल किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा सर, बीमा कंपनी 1 रुपया भी नहीं देगी। भाग नंबर 4 इसका आता है बीमा कंपनी कब पल्ला झाड़ लेती है। तो ये तो सर 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि कब गाड़ी मालिक सीधे लपेटे में आ जाता है और जेल जा सकता है। नंबर 1, बिना लाइसेंस वाले को गाड़ी देना। दूसरा, शराब पिए व्यक्ति को गाड़ी सौंपना। और तीसरा, गाड़ी का बीमा ना होना। अब हम बात करते हैं बीमा कंपनी कब पल्ला झाड़ लेती है। पे एंड रिकवर रूल्स यहां पर लागू किस प्रकार से होता है। एक पेचीदा मोड़ आता है इसमें कि जिसमें पे एंड रिकवर, भुगतान करो और वसूलो का जिसको हम नियम कहते हैं। अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस वैलिड है लेकिन जिसे आपने गाड़ी दी उसके पास लाइसेंस नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, आप कंप्लीट हैं लेकिन उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, या गाड़ी का परमिट फिटनेस फेल था, तो बीमा कंपनी कोर्ट में पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन का तर्क देगी, वायलेशन ऑफ पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस। ऐसी स्थिति में माननीय अदालतें सामाजिक न्याय को देखते हुए बीमा कंपनी को आदेश देती हैं कि पहले आप पीड़ित परिवार को मुआवजे का भुगतान करें, पे करें, और फिर यह पूरी रकम गाड़ी मालिक से कानूनी रूप से वसूल करें, रिकवर करें। यानी घूम फिरकर गाज गाड़ी मालिक के ऊपर ही गिरती है, बिजली और गाज उसी के ऊपर गिरी, पूरा आखिरी में परेशान वही हुआ, सजा में वही फंसा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो अंत निष्कर्ष मैंने लिखा हुआ है कि निचोड़ टोटल इसका मिलाकर सर ये है कि अपनी गाड़ी की चाबी किसी को भी सौंपने से पहले 2 बार सोच लें। यह सुनिश्चित करें कि सामने वाले के पास वैध लाइसेंस हो और आपकी गाड़ी का बीमा पूरी तरह अपडेट हो, अन्यथा एक छोटी सी उदारता आपको दिवालिया बना सकती है या कोर्ट कचहरी के अंतहीन चक्करों में डाल सकती है। मैं यहां पर रुककर आपको एक व्यक्तिगत उदाहरण बताना चाहूंगा। तकरीबन 15 साल पहले की बात है सर, मुझे अच्छे से याद है। जब लगभग मैंने नई नई वकालत की शुरुआत की थी, कुछ कुछ साल ही हुए थे, तब एक मामला मैंने देखा था। एक मेरे मित्र, एक मेरे परिचित ही थे, उन्होंने एक बस खरीदी थी सेकंड हैंड, और उस बस को वो रूट पर चलाना चाहते थे। अब उसके डॉक्यूमेंट्स जो है कि कुछ कम थे, उसमें बीमा नहीं था या जो भी कंडीशंस थी, और उनके ऊपर ऐसी एफआईआर लगाई गई कि उनकी बस से एक व्यक्ति की टक्कर से मृत्यु हो गई। उनका ये कहना था कि उनकी बस उनके बाड़े में खड़ी हुई थी और रोड पर वो चला ही नहीं रहे थे। लेकिन अब जो भी हालात परिस्थिति रही हो, लेकिन एफआईआर उसमें दर्ज हो गई। उन पे एक्सीडेंट क्लेम लगाया गया। अब चूंकि उनके पास बीमा पॉलिसी नहीं थी, बीमा पॉलिसी नहीं, उसमें परमिट भी नहीं था, ऐसा कुछ थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी। तो बीमा कंपनी की ओर से तर्क दिया गया कि ये बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया गया, इसलिए हम भुगतान नहीं करेंगे। और न्यायालय ने आदेश किया कि बीमा कंपनी भुगतान करे और उनसे वसूल करे। तो साहब, मेरे खुद की आंखों देखा मामला है ये। मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने आज से 17-18 साल पहले की बात है, उनकी निजी जमीन तकरीबन 4 बीघा जमीन बेची सर उसको, और उस समय कम से कम 12-15 लाख का क्लेम बना था। आज से 15 साल पहले काफी बड़ी रकम होती थी। उनको 4 बीघा जमीन बेचना पड़ी, और 4 बीघा जमीन बेच के फिर उन्होंने जो है कि उस केस में से उनका वो मामला खत्म हुआ न्यायालय के आदेश के पालन के बाद। तो अब वो व्यक्ति ने किस उम्मीद और उमंग के साथ बस खरीदी कि मेरी जमीन में और बढ़ाऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, अच्छा घर बनाऊंगा, बच्चों की शादी करूंगा, एक सपना लेकर वो आया था। और वास्तव में हर व्यक्ति का सपना होता है और सपना जायज भी है, लेकिन हमारी छोटी सी भूल
हमारी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर सकती है। और छोटी सी भूल क्या है सर, सिर्फ हमें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बीमा होना चाहिए, परमिट होना चाहिए और फिटनेस होना चाहिए। ये अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसके साथ हमें सावधानी पूर्वक गाड़ी रोड पर चलाना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, सामने वाले की जान को हमें अपनी जान के जैसा ही देखना चाहिए कि जैसे हम अपनी जान से प्यार करते हैं, वे इतनी ही प्यारी जान उसकी भी हमें होना चाहिए कि अगर उसे चोट भी लग जाए तो दर्द हमें हो, ये एहसास हमारे अंदर होना चाहिए। इतनी सावधानी से हमें गाड़ी चलाना चाहिए। उसके बाद भी खुदा ना खास्ता कोई दुर्घटना हो जाती है दुर्भाग्यवश, तो फिर न्यायालय जो है कि एक वेलफेयर लेजिस्लेशन के रूप में, एक कल्याणकारी एक्ट के रूप में उस पीड़ित को सहायता राशि प्रदान करता है। ये बगैर किसी दुर्भावना के अचानक हुई घटना होती है, जो किसी का भी उसमें बस नहीं हो पाता, वो एक अलग बात है। लेकिन जो लापरवाही जानबूझकर अगर गाड़ियां चला रहे हैं, शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, तो पंजाब विरुद्ध बलविंदर 2021 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है सर। अभी मैंने कल ही अपलोड किया वीडियो उस पर स्पेशल। सुप्रीम कोर्ट तक 20 साल बाद भी सजा को बहाल रखा गया उनकी लापरवाही को मानते हुए। ट्रक और बस की आमने सामने की भिड़ंत थी और 5 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। लोअर कोर्ट ने 2 साल की सजा दी थी, 200 रुपए जुर्माना किया था। एडीजे कोर्ट ने भी उसको बहाल रखा था। यही हाई कोर्ट ने सिर्फ 15 दिन जो उन्होंने भुगत चुके थे उसी को मानकर और 25,000 रुपए जुर्माने पे छोड़ दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा नहीं। हालांकि 20 साल बाद फिर इसमें जजमेंट आया था। ये 1992 की घटना थी और 20 साल बाद इसमें जजमेंट आया था। तो इतनी लंबी अवधि बीत जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया कि इनको 6 माह का कठोर कारावास और 50,000 या कुछ हजार रुपए जुर्माना इनको लिया जाए। लेकिन उसमें सख्त निर्देश दिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, एक एक सिद्धांत प्रतिपादित किए कि किसी भी सूरत में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। भाई आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, या आप अपने जवानी के उत्साह में अनाधुन गाड़ी आप रोड पर दौड़ा रहे हैं और उन मासूमों की जान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं और आपकी इस लापरवाही से उनकी जानें चली जाती है, तो किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये पुराना अधिनियम सर आईपीसी अब खत्म हो गया, अब आ चुका है बीएनएस 2023। इसमें सजा को भी बढ़ा के 5 से 10 साल कर दिया गया। आपको ये ध्यान रखना होगा। हिट एंड रन के मामले में भी 10 साल और 5 साल की सजा के इसमें प्रावधान कर दिए गए। अब 2 साल का तो जमाना गया जो पहले 2 साल की अधिकतम सजा थी। व्यक्ति सोचता था कि हम क्या हाथ पांव जोड़ लेंगे, जज साहब से निवेदन कर देंगे, साहब गरीब आदमी है, ड्राइवर है, घर का कर्ता पुरुष है, जेल चला गया तो फिर परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तो नो सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो लापरवाही से चलाएगा, हाँ आपने सावधानी की, पूरी सतर्कता बरती, लेकिन फिर भी कोई दुर्भाग्यवश घटना घटित हो गई, वो उसी के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। अब हम इसमें देख लेते हैं सर कि उन महत्वपूर्ण धाराओं को जो मैंने अभी आपको बताई थी, व्यवस्थित तौर से मैंने लिखी हुई है। धारा 180 मोटरयान अधिनियम क्या कहती है? अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा वाहन को चलाने की अनुमति देने के लिए दंड। अलाउंस ऑफ अनऑथोराइज्ड पर्संस टू ड्राइव व्हीकल, ये कब लागू होती है? यदि कोई गाड़ी मालिक जानबूझकर या लापरवाही से अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने के लिए देता है जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या जो नाबालिग है, मतलब माइनर है। अगर ऐसी गलती की गई तो उसमें जो दंड का प्रावधान दिया गया है, इस धारा के तहत वाहन के मालिक को 3 महीने तक की जेल हो सकती है या 5,000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। नंबर दूसरे पे आता है धारा 181। ये तो गाड़ी मालिक की होगी, अब ड्राइवर की भी आ जाती है बारी। धारा 3 या 4 के उल्लंघन में वाहन चलाने के लिए दंड। यह धारा सीधे उस ड्राइवर पर लागू होती है जो बिना लाइसेंस, मतलब धारा 3 का की सर मोटरयान अधिनियम 1988 की है। धारा 3 का उल्लंघन या कम उम्र में मतलब धारा 4 का उल्लंघन करके गाड़ी चला रहा है, मतलब एक को उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है या वो कम उम्र का है, धारा 3 और 4 का उल्लंघन में वो गाड़ी चला रहा है, तब ऐसी स्थिति में जो दंड का प्रावधान है तो 3 महीने की जेल या 5,000 रुपए का जुर्माना उस ड्राइवर को हो सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। कोर्ट में ट्रायल के दौरान धारा 180 मालिक के लिए और धारा 181 ड्राइवर के लिए हमेशा साथ साथ चलती हैं। अब हम धारा 196 को भी देख लेते हैं सर लगे हाथ। वो भी इसी से रिलेटेड धारा है कि बिना बीमा के वाहन चलाने की अनुमति देने के लिए दंड। भाई गाड़ी का बीमा ही नहीं है, आपने चलाने की अनुमति दे दी, तब आप दंड के भागीदार हो चुके हैं। कैसे हो गए? कि यदि मालिक अपनी ऐसी गाड़ी किसी दूसरे को चलाने के लिए दे देता है जिसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फेल्ड है, एक्सपायर्ड है, तब इसमें दंड का जो प्रावधान है, पहली बार अपराध के लिए 3 महीने तक की जेल या 2,000 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यही अपराध यदि दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना 4,000 रुपए तक का हो जाएगा और जेल वही रहेगी 3 महीने तक की। ये तो सर क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं
अब हम बात करते हैं सबसे बड़े डर की। एक विशेष नोट के रूप में मैंने लिखी है वीडियो के, जो हमारा टाइटल है उससे रिलेटेड तो मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको दे दी कि यदि आपने आपकी गाड़ी किसी बाइक ऐसे व्यक्ति को चलाने के लिए दी जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तब क्या होगा, ये आपको मैंने आज के वीडियो में मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। अब इसमें हम सबसे बड़े डर की बात भी कर लेते हैं कि क्या गाड़ी मालिक को जेल भी हो सकती है। तो साथियों, कानून की किताबें खोलकर नोट कर लीजिए आप, ये कानून की किताब है, मैं इसी के अंदर से आपको जानकारी दे रहा हूँ। उसी के अंदर से मैंने पूरे नोट्स मैंने डिजिटल ई बुक में लिखे हैं, आप खुद भी खोल के देख सकते हैं। एक एडवोकेट्स तो जानते भी हैं, लेकिन यदि किसी को कोई लगता है ऐसा, तो आप मोटर यान अधिनियम खरीद लें, उन धाराओं को आप पढ़ लें। कि धारा 180 साफ तौर पर कहती है कि यदि आपने गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दी जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या वह नाबालिग है, तो ड्राइवर के साथ साथ आप भी बराबर के दोषी हैं। इस धारा के तहत आपको 3 महीने तक की जेल या 5,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। इतना ही नहीं, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो चुका है और आपने गाड़ी किसी को दे दी, तो धारा 196 के तहत बिना बीमा की गाड़ी चलाने पर सड़क पर उतारने की अनुमति देने के जुर्म में भी आपको 3 महीने की जेल और जुर्माने भुगतना पड़ सकता है। इसलिए कानूनी तौर पर फंसने से बचना है तो इन धाराओं को हल्के में ना लें, गंभीरता से लें। तो गंभीरता से लेने का क्या रूप होगा कि आप आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट रखें, बीमा कंप्लीट रखें और ड्राइविंग लाइसेंस आप कंप्लीट रखें, फिटनेस और परमिट। अच्छा, आप जिसको दें आप उसमें ध्यान रखें कि उसके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो बालिग होना चाहिए, वो नशे की हालत में नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। तो ये इससे बचाव का पूरा तरीका है। यदि आप इन तरीकों को अपनाएंगे तो पूरी उम्मीद है कि आप किसी भी प्रकार के जो है कि हादसे से और दुर्घटना से बचने, आप उस फंसने से बच सकते हैं। अब मैं इसी से रिलेटेड कुछ और जानकारी मैं आपको दे दूं कि इन कागजों के बिना एक्सीडेंट क्लेम नहीं मिलेगा, गाड़ी मालिक खुद देगा करोड़ों का मुआवजा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं होंगे तो उसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण लेख मैंने इसमें शामिल किए हैं। मैं मोटे मोटे तौर पे जानकारी दे देता हूं। जैसे पॉइंट नंबर 1 है, वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस सबसे मुख्य कारण है, ये आपके पास होना चाहिए। जो अभी मैंने बताया आपको, वैध फिटनेस प्रमाण पत्र है, पूरी डिटेल लिखी हुई है सर मैंने इसमें डिजिटली बुक में। वैध रूट परमिट पूरी जानकारी दे रखी धारा 66 के तहत। चालू बीमा पॉलिसी धारा 146, ये पूरी डिटेल। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और महत्वपूर्ण पीयूसी, ये सभी इसमें होना चाहिए। इसमें कुछ जजमेंट्स भी मैंने लिखे हुए हैं सर, जो मैंने आपको बताए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स हैं, जैसे कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह और अन्य 2004 का है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच का बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है कि भुगतान करो और वसूलों का सिद्धांत यहीं से निकल कर आया है, उसकी शुरुआत यहीं से हुई है। नो लाइसेंस, इसमें एक जो जजमेंट है सर, ये एम अनंती एवं अन्य बनाम पी वेंकटेशन एवं अन्य सिविल अपील संख्या 1175/2025। इसमें जो बताया गया है कि इस मामले में ड्राइवर के पास कोई लाइसेंस नहीं था, नो लाइसेंस। सुप्रीम कोर्ट ने स्वर्ण सिंह 2004 के सिद्धांतों को दोहराते हुए निर्देश दिया कि बीमा कंपनी प्रतिवादी क्रमांक 2 पहले दावेदारों को ब्याज सहित मुआवजा 10,36,000 रुपए का भुगतान करे और बाद में कानून के अनुसार वाहन के मालिक आबलिक चालक से उक्त राशि वसूल करने के लिए स्वतंत्र है। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट आपको मैंने कलेक्शन किया है इसमें बताने के लिए। दूसरा जजमेंट है सर, इसमें मैं लाया हूं आपको समझाने के लिए, के नागेंद्र बनाम द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2025 का है, INSC 1270। इसमें क्या बताया गया है, इस केस में बस अपने निर्धारित रूट परमिट से अलग मार्ग पर चली गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मार्ग का विचलन केवल एक तकनीकी उल्लंघन है, केवल इस आधार पर पीड़ित को मुआवजे से वंचित करना न्याय संगत नहीं होगा। अब नहीं होगा तो क्या होगा, वो ध्यान से सुन लें आप। अतः कोर्ट ने पे एंड रिक्वायर, भुगतान करो और वसूलों का यहां भी नियम लागू किया और इस सिद्धांत की पुष्टि करते हुए बीमा कंपनी को भुगतान करने तथा मालिक से उसकी वसूल करने का अधिकार सुरक्षित रखा। हमारा वीडियो का टाइटल क्या है कि यदि आपने आपकी बाइक किसी दूसरे को चलाने के लिए दे दी तो क्या होगा। तो ये आप देखते चलें और सुनते चलें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स हैं कि ये इसमें होगा। फर्जी लाइसेंस पर गाड़ी मालिक को बड़ी राहत, हिंद समाचार लिमिटेड बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है 2025 का है। यदि ड्राइवर का लाइसेंस फर्जी निकलता है तो बीमा कंपनी सीधे मालिक से वसूल नहीं कर सकती। बीमा कंपनी को यह साबित करना होगा, ये थोड़ी सी रिलीफ की बात है, साबित करना होगा कि मालिक को उसके फर्जी होने की जानकारी थी। यदि मालिक ने सामान्य समझ के तहत लाइसेंस देखकर ड्राइवर को काम पर रखा था तो मालिक सुरक्षित रहेगा और क्लेम बीमा कंपनी को ही देना होगा। ये सभी महत्वपूर्ण जजमेंट्स का कलेक्शन किया है। ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैंने आपको अभी ओरल तौर पर वीडियो में बताई है, सब कुछ इस डिजिटल ई बुक में आप लोगों के लिए लिख के दे दी हैं।
ये स्क्रॉल में कर रहा हूँ सर, ये सभी जजमेंट्स हैं इसमें जो मैंने अभी आपको बताए हैं। और इसके अलावा हाल ही में 2025 और 26 तक आए कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी इस डिजिटल ई बुक में मैंने दिए हैं। जैसे कि हिंद समाचार लिमिटेड का जो मैंने आपको बताया था, हिंद समाचार लिमिटेड नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, मई 2026 की फैसला है सर ये सब मैंने इसमें नोट किए हुए हैं, मैं स्क्रॉल करके ले जा रहा हूँ मैं। ये सभी कुछ जानकारियां मैंने डिजिटल ई बुक में आपके लिए रख दी हैं। और यहाँ से सर फिर अध्याय 1 चालू होता है हमारा, मोटे यान अधिनियम 1988 का परिचय। और इसमें तकरीबन तकरीबन मैं आपको पूरा नीचे ले जाकर बता देता हूँ, इसमें समथिंग समथिंग 168 के समथिंग सर इसमें प्रश्न हैं। और ये हमारा उसका टाइटल है डिजिटल ई बुक का, कि अगर कोई मेरी बाइक चला रहा हो और एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होता है। ऑनर लाइबिलिटी, मतलब आपकी गाड़ी है, मालिक आप हैं, आपने किसी को दे दी, तो आपको ध्यान रखना होगा धारा 180, धारा 181, धारा 196 मोटर यान अधिनियम के तहत ये दंडनीय अपराध है, यदि जो मैंने अभी आपको डिटेल में जानकारी दी। इस प्रकार से ये इसमें अध्याय है सर, मैं अध्याय से परिचय और आपको करा देता हूँ। ये अध्याय 1 है मोटर यान अधिनियम 1988 का परिचय। और अध्याय 2 है ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस। 3 में मोटर वाहनों का पंजीकरण। 4 में परमिट और परिवहन वाहनों का नियंत्रण। 5 में सड़क सुरक्षा और यातायात नियम। 6 में बीमा और तृतीय पक्ष देयता। 7 में ट्रिब्यूनल का गठन। 8 में क्षेत्राधिकार। 9 में समय सीमा और देरी माफी। 11 में 100% विकलांगता और गंभीर चोट के मामले। 12 में सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट, जैसे कि हंसराज विरुद्ध मुकेश नाथ 2026 का, इसमें 100% डिसेबिलिटी आ गई थी, तो उसमें जो है कि बीमा काफी बड़ी रकम उसमें दी गई। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। कुल 19 अध्याय के समथिंग है सर इसमें, जो मेरे द्वारा डिजिटल ई बुक आप लोगों के लिए तैयार की गई है। और ये एक नोट्स है सर, एक पीडीएफ है ये। और इसमें जो जानकारियां दी गई हैं, जानकारी एक रिटर्न रूप में देने का मकसद मेरा यही है, क्योंकि अक्सर कई व्यूअर्स का कहना रहता है कि आप जो जानकारी देते हैं तो उसका नोट से भी हमें उपलब्ध कराएं। तो ये एक नोट्स है, एक पीडीएफ है, और इसको मैंने व्यवस्थित एक बुक का रूप दे दिया है। और डिजिटल दुनिया में इसको डिजिटल ई बुक कहा जाता है, इसलिए मैं भी इसको प्रॉब्लम सॉल्यूशन डिजिटल ई बुक कहता हूँ। और एक एक समस्या को फोकस करके उसके समाधान करने के मकसद से इसको मेरे द्वारा बनाई जाती है। इसमें मैं उन्हीं कानूनों का संग्रह एक जगह लाकर करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स का संग्रह एक जगह लाकर करता हूँ, जिससे किसी भी व्यक्ति की समस्या का समाधान हो जाए। और ये इसको आप किसी भी जो है कि कोर्ट कचहरी में, सरकारी विभाग में, दफ्तर में कहीं पेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक नोट्स है, एक डिजिटल ई बुक है। उसके लिए आपको पेपर बैग बुक आती है, प्रिंटेड बुक, जो आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं, जैसे कि ये बुक है। ये बुक है, आप इसको, हालांकि कोर्ट में तो इसे भी पेश नहीं किया जाता है, जज साहब को तो कानून बताए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स की सूची अनुसार बनाकर दस्तावेज कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश किए जाते हैं। जैसे कि मैंने डिजिटल ई बुक में काफी जजमेंट्स आप लोगों के लिए इसमें तैयार करके रखे हैं, उनको आप नोट कर लें। और उनको बुक में से, जो आपकी कोर्ट की लाइब्रेरी होती है, सभी वकील जानते हैं, वहां से उसकी फोटोकॉपी करा के आप न्याय दृष्टा सूची अनुसार पेश कर दें, तो आपको कहीं ना कहीं एक अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का प्रयास है। अब आप भटकेंगे, परेशान होंगे, आपको घंटों की और दिनों की मेहनत को मैंने मिनटों में तब्दील कर दिया। चंद मिनटों में आपको ये सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी, जो मेरी डिजिटल ई बुक के अंदर है। ये कोशिश है सर, एक प्रयास है। और मेरे वीडियो बनाने का भी मकसद जो है कि एक एजुकेशनल पर्पज से मैं वीडियो बनाता हूं, ताकि एक आम व्यक्ति को भी कानून की जानकारी हो सके। और ये जो डिजिटल ई बुक है, इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। मात्र 299 रुपए इसकी कीमत रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। और प्रिंटेड जो बुक है उसकी भी मैं प्रयास में लगा हुआ हूँ अति शीघ्र। ये चूंकि क्या होता है सर, ये प्रिंटेड बुक में हमें भारत सरकार की तरफ से उसकी अनुमति लेना होती है, गवर्नमेंट से, भारत सरकार की तरफ से। जब वो भारत सरकार उसकी अनुमति दे देती है, उसके बाद वहां से एक नंबर अलॉट किया जाता है, उस नंबर को उस बुक पर लिखा जाता है, उसके बाद फिर उसका प्रकाशन किया जाता है। बुक तो मैंने तैयार कर ली है सर, मोटर यान अधिनियम की 2 भागों में हुई है तैयार, भाग 1 और भाग 2। मोटर यान अधिनियम 1988 एक्सीडेंट क्लेम केस गाइड, भाग 1 और भाग 2। 500 के समथिंग प्रश्न है उसमें, 1100 के समथिंग प्रश्न है। बुक कंप्लीट कर ली है मैंने, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल आना भी बाकी है। पहले भारत सरकार की तरफ से अनुमति प्राप्त होगी, उसके बाद में उसको भी लाइव कर दूंगा। तो ये जो बुक है आपको आपके पास उपलब्ध हो जाएगी, आप उसको ऑर्डर करके उस प्रकाशन के जरिए आप उसको अपने यहाँ मंगा सकते हैं, आप उसको अपनी लाइब्रेरी में रख सकते हैं।
ये जो बुक लिखी गई है मोटरयान अधिनियम पर, ये सर मेरे वकालत के अनुभव के आधार पर लिखी गई है कि वकालत में जो इतने सालों में मैंने बहुत से मामले देखे और अभी भी लगातार आते रहते हैं, तो ये उन मामलों का संग्रह एक जगह किया गया है सर। ये वो बुक नहीं है। ये जैसे कि हम, ये जो बुक है ये मोटरयान अधिनियम है, जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, इसमें 217 धाराएं हैं, तो ये पूरी धाराएं आपको इसमें मिल जाएंगी। लेकिन आपके सामने जो प्रॉब्लम पैदा हुई, जैसे कि सपोज करें कि एक्सीडेंट हो गया, आपको टक्कर मार दी गई। अब टक्कर मारने वाले ने रूट परमिट से हटके गाड़ी चला रहा था, तब आपको क्या क्लेम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो इसी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मकसद से ये डिजिटल ई बुक तैयार की जाती है। उदाहरण के तौर पे आप मान लें, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 128 ये कहती है कि 2 लोग गाड़ी पर बैठेंगे, 3 नहीं बैठेंगे, उसका उल्लंघन माना जाएगा। 1,000 रुपए जुर्माना और 3 महीने तक आपका लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। अब आपने इसका उल्लंघन करते हुए गाड़ी चला रहे थे, आपको किसी ने टक्कर मार दी, तब आपको क्या क्लेम मिलेगा? क्योंकि आपके मन में तो डर और भय इस बात का है कि यार हम खुद तो गलत है, हमें कैसे क्लेम मिलेगा? तो बिल्कुल सर, आपको भी क्लेम मिलेगा। मोहम्मद सिद्दीक विरुद्ध इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2020 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है। ये इस प्रकार से कलेक्शन मेरे द्वारा किया जाता है ताकि एक एडवोकेट वकालत की प्रैक्टिस के दौरान आसानी से इनका उपयोग भी कर सके। एक आम नागरिक जो घर बैठे मेरा वीडियो देख रहा है, वो भी इन चीजों को समझ सके, क्योंकि ये इतनी आसान और सरल भाषा है कि हर व्यक्ति इसको समझ सकता है। कोई बहुत इसमें आइंस्टीन या न्यूटन जैसे दिमाग की आवश्यकता नहीं है। एक सिंपल सी बातें हैं। हमें मालूम है कि रोड पे हमें उल्टे हाथ की तरफ चलना है, धीमी गति से सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाना है, जो रोड पे जो लाइटें रहती हैं लाल हरी बत्ती, उनका नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाना है, हेलमेट हमें लगाना है, कार पे है तो सीट बेल्ट हमें बांधना है, गाड़ी का हमारा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होना चाहिए। ये सब चीजें एक आम व्यक्ति, अधिकतर लोग नहीं जानते हैं, तो वो जो नहीं जानते हैं तो उन्हीं को जानने के मकसद से वीडियो मेरे द्वारा बनाए जाते हैं, ताकि उन लोगों को भी इस बात की जानकारी हो जाए कि हमें कानून का पालन करते हुए वाहन को सड़क पर चलाना है, ताकि आम लोग भी सुरक्षित रहें और हम भी सुरक्षित रहें। क्योंकि जीवन बड़ा बड़ा कीमती होता है सर। एक दिन तो जाना तो सभी को है, लेकिन हम इतनी क्यों जल्दी मचाएं और इतनी क्यों हाय हाय करें कि हम समय से पहले ही चले जाएं? मालिक ने जितना दिया है उससे ज्यादा हम तो कुछ पा भी नहीं सकते, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम सावधानी पूर्वक अपनी लाइफ भी सुरक्षित रखें और दूसरों की भी लाइफ को सुरक्षित रखें। ये मोटरयान अधिनियम 1988 बनाया ही इस मकसद से गया है कि रोड पे जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल किया जाए और दुर्घटनाओं से बचा जाए। दंड के भी प्रावधान इसलिए दिए गए ताकि एक आम नागरिक के मन में भय पैदा हो कि यदि हमने शराब पी के गाड़ी चलाई तो हमें जेल हो जाएगी। तो ये इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है, और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।